रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा की शादी को 2 महीने ही हुए थे और इन 2 महीने में नेहा जान चुकी थी कि उसकी सास को क्या पसंद है और क्या नहीं, जिसका फायदा नेहा उठा ही लेती थी। एक रोज नेहा अपनी सास को साड़ी लाकर देती है और अपनी सास मंदाकिनी से कहती है, माँ जी, ये साड़ी आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी है। बहू, कितने की है ये? ज्यादा महंगी तो नहीं ना? नहीं माँ जी, बस 200 की है, बल्कि मैंने अपने लिए 2000 की साड़ी ली है। नेहा सोचती है उसकी सास को ये सुनकर बुरा लगेगा कि उसके लिए उसने 200 की साड़ी ली है और खुद के लिए 2000 की, लेकिन ये सुनकर मंदाकिनी का जवाब होता, सही किया बहू, तूने मेरे लिए ज्यादा महंगी साड़ी नहीं ली, वरना 2 दिन पहनूंगी और ये अलमारी में ही पड़ी रह जाएगी। जी माँ जी, इसलिए तो मैंने सस्ती साड़ी ली है आपके लिए। नेहा हमेशा से चाहती थी कि उसकी सास को वो नीचा दिखाए, लेकिन आखिर सास भी तो कभी बहू थी। वो भी अपनी बहू की हरकतों से अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी बहू की बातों को टाल देती थी। एक रोज मंदाकिनी अपनी बहू से कहती है, बहू, निर्मला आंटी और हमारे लिए 2 कप चाय बना दे। नेहा चाय तो बना कर लाती है, लेकिन निर्मला आंटी के लिए दूध वाली चाय और अपनी सास के लिए लाल चाय, और चाय देते हुए कहती है, निर्मला आंटी, आपके लिए दूध वाली चाय और माँ जी आपके लिए लाल चाय। मंदाकिनी, तू दूध वाली चाय नहीं पीती है क्या? मुझे तो कोई भी चाय दे दो, मुझे तो खाली पीने से मतलब है। हाँ आंटी जी, माँ जी तो बहुत सस्ते में मान जाती है, ज्यादा डिमांड भी नहीं करती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर डिमांड करने लगी ना तो किसी दिन ये घर भी बिक जाएगा, लेकिन इसे कौन समझाए। सही है मंदाकिनी, तेरी बहू भी तुझसे बहुत खुश है। दिन ऐसे ही गुजरता है और एक रोज नेहा अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है और देर शाम घर वापस आती है और आते ही वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आपने खाना तो बना लिया ना? नहीं बहू, अब तक तो नहीं बना है। अरे माँ जी, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए कल वाला खाना गरम करके दे देती हूँ, मैंने तो बाहर ही खा लिया था। हाँ बहू, वही दे दे। सच में मेरी सास की पसंद तो सस्ती है ही, पर वो तो सस्ती निकली पूरी की पूरी। जो बोल दो बस गर्दन हिला देती है हाँ में, ना तो शायद बोलना ही भूल गई है। यही सोचते हुए नेहा अपनी सास को खाना दे देती है और मंदाकिनी भी लड़ाई झगड़ा ना होने की वजह से हर बात में हामी भर दिया करती थी। लेकिन इस बार नेहा अपनी सास से तंग आ गई थी कि वो हर चीज में हाँ ही क्यों बोलती है, ना भी तो बोल सकती थी, जिसके लिए वो अगली सुबह अपनी सास को कहती है, माँ जी, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? माँ जी, लेकिन आज आप ही खाना बनाना, मैं और कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मन नहीं है मेरा। कोई बात नहीं बहू, अगर तू आराम करना चाहती है तो आराम कर ले, मैं बना लेती हूँ खाना आज। हे भगवान, इस बुढ़िया को गुस्सा भी नहीं आता क्या? कभी तो ताने ही दे देती किसी काम को लेकर, वो भी नहीं होता इससे। अगले दिन जैसे ही मंदाकिनी उठती है, वैसे ही वो देखती है कि उसकी अलमारी का सारा सामान बिखरा है, जिसे देखकर मंदाकिनी अपनी बहू नेहा को आवाज लगाकर कहती है, बहू, तूने मेरे रूम से कुछ निकाला है क्या? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों कुछ लूंगी आपके रूम से कुछ भी? देख, मेरे गहने अलमारी में नहीं है। कहीं चोर तो नहीं आए माँ जी? हो सकता है बहू, वो गहने मेरे पुश्तैनी गहने थे। अब बताओ, ले गए वो चोर, अब क्या ही करूं मैं? बताओ माँ जी, आपके कमरे में चोरी हुई है और आपको पता भी नहीं चला? मंदाकिनी को तो पता था कि उसके कमरे से चोरी उसकी बहू नेहा ने ही की है, क्योंकि जब नेहा कमरे में आती है तब मंदाकिनी जाग रही थी, पर वो नेहा को कुछ नहीं कहती और अनजान बनकर कुछ पूछती भी है तो नेहा मना कर देती है। तभी देर शाम नेहा अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी और मंदाकिनी छुप कर सुन रही थी। माँ, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी सस्ती सास मिली है। गहने चोरी हो जाने के बाद भी चुप है, ना जाने कैसी सासू माँ मिली है मुझे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि चोर उनकी बहू ही है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाया करते हैं। एक रोज मंदाकिनी अपनी पड़ोसन निर्मला से बातें कर रही थी, तभी नेहा अपने घर के दरवाजे से अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आज काम में बहुत समय हो रहा है, थोड़ा पोछा लगा दो आकर। आती हूँ बहू। तूने तो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया है, देख कैसे हुक्म कर रही है। जाने दे, मेरी बेटी होती तो मैं यही करती, वो भी तो बेटी सम्मान ही है ना। ये बातें सुनकर नेहा फिर से अपनी सास को सस्ती और ज्यादा दयालु बोलकर काम में लग जाती है और मंदाकिनी भी अपनी बहू के कहने पर घर के कामों में उसकी मदद करवाती है। देर शाम नेहा निर्मला के पास बैठी हुई थी,
तभी निर्मला नेहा से कहती है। आज मंदाकिनी नजर नहीं आ रही है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, अब कहाँ गई? मार्केट गई है, मैंने ही कहा है सब्जियां नहीं है ले आओ। तू चली आती बहू, उसे क्यों भेजती है? मना करती तो नहीं भेजती, उनका भी मन होता है जाने का तो चली जाती हैं। वो तो किसी चीज के लिए मना नहीं करती, बेचारी बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं सस्ती है, बहुत, हर चीज में हाँ कर देती हैं। ये बात सुनकर निर्मला थोड़ी देर बाद मोहल्ले में औरतों को ये कहती है कि मंदाकिनी की बहू अपनी सास को कुछ समझती ही नहीं है, बेचारी सारा काम अकेले ही करती है। सच कह रही हो निर्मला बहन, बेचारी मंदाकिनी। एक रोज नेहा की दो सहेलियां निशा और कविता नेहा के घर आती हैं, जिसे देखकर नेहा अपनी दोनों सहेलियों को अपनी सास से मिलवाती है और कहती है, निशा कविता, यह है मेरी सास जो हद से ज्यादा प्यारी है। अच्छा, ये तेरी वही सासू माँ है ना जिसे तू सस्ती कहती है? सस्ती का मतलब हर छोटी और सस्ती चीजों में खुश होने वाली। यार राइट, ऐसा ही कुछ समझ ले। तुम लोग बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओ कम ऑन माँ जी, हम चाय नहीं पीने वाले हैं। तो और कुछ खाना हो तो मैं बना लाती हूँ ना बहू। नहीं नहीं, आप आराम करें, हम बाहर से मंगवा लेंगे, आपके हाथ का खाने से अच्छा। नेहा और उनके दोस्त की बातें सुनकर मंदाकिनी अपने कमरे में जाकर रो रही थी। तभी मंदाकिनी की सबसे अच्छी दोस्त निर्मला मंदाकिनी के कमरे में आती है और मंदाकिनी से कहती है, मुझे पता है इन लोगों ने तेरा मजाक बनाया होगा, तभी तू रो रही है। मैं तो इनके ही शोर शराबा सुनकर आई हूँ कि आखिर कौन आया है मंदाकिनी के घर पर। मैं तो नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, वरना मैं भी इसकी आजादी पर रोक लगा सकती थी। ये मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। अभी तू यहाँ बैठ, मैं इनकी पार्टी का मजा किरकिरा करके आती हूँ। ये बोलकर निर्मला उन लोगों के बीच में जाकर बैठ जाती है और नेहा से कहती है, ये ताश पत्ती तो बहुत ही मजे की चीज है, मैंने भी बहुत खेला है, बच्चों का गेम है ये सब। ओ आंटी, सच में आपको भी आता है ये जुआ खेलना? हल्के में मत ले, बता रही हूँ भारी पड़ेगा। अच्छा जी, आंटी ने तो चैलेंज कर दिया। निर्मला को ताश पत्ती खेलना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि वो अक्सर रात के समय अपने पति के साथ ताश पत्ती खेला करती थी और कुछ ही समय में इस खेल में निर्मला 15,000 रुपए जीतती है। हालांकि नेहा और उनके दोस्त भी निर्मला की काफी तारीफ करते हैं, जिसके बाद निर्मला कहती है, अब जब मैं जीत गई हूँ तो इस खुशी में मैं सबके लिए ठंडा लाती हूँ। ये बोलकर निर्मला किचन में जाती है और तीनों के लिए गिलास में ठंडा लेकर आती है, जिसे पीते ही तीनों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, क्योंकि निर्मला ने अपना बदला ले लिया था कोका कोला में जुलाब की गोलियां मिलाकर, जिसे पीते ही तीनों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। जिसे देखकर मंदाकिनी निर्मला से कहती है, आज तूने मेरी बहू को सबक सिखा ही दिया। सबक भी सिखाया और पैसे भी जुए में जीत कर आई हूँ। नेहा मंदाकिनी के बस से तो बाहर थी, जिसे वो समझा नहीं सकती थी, लेकिन मंदाकिनी की दोस्त निर्मला ने 1 मिनट में नेहा और उनकी दोस्तों को खूब अच्छे से मजा चखा दिया था। आयशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। वो अपने अब्बू लियाकत खान और अम्मी नुपुर के साथ अहमदाबाद में रहा करती थी। आयशा बचपन में जब अपनी नानी के घर जाया करती थी तो वहाँ उसकी मुलाकात आरिफ नाम के लड़के से हुई, जो वहीं पास में ही रहा करता था और वो दोनों साथ में ही पले बड़े थे। जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से उन्होंने निकाह कर लिया था। निकाह के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक आयशा आरिफ को फोन पर किसी से बात करते सुनती है और उसके बाद आयशा को ये पता चलता है कि आरिफ किसी और लड़की से प्यार करता है। कुछ ही समय बाद आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करने लगता है और कहता है, आयशा अपने अब्बू से कह देना कि हमें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपको इतने रुपए चाहिए क्यों? और वैसे भी मेरे अब्बू कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये तो बस वही जाने। आयशा आरिफ को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और जब आरिफ को पैसे नहीं मिलते तो वो आयशा को उसके अम्मी अब्बू के घर छोड़ आता है और बिना पैसों के लौटने को भी मना करता है। तो वहीं आयशा के अम्मी अब्बू अपनी बेटी का घर और उसका रिश्ता बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और उसे वापस उसके ससुराल भेज देते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और एक दिन जब दोबारा आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करता है तब आयशा
अपने अब्बू से कहना कि हमें 1 लाख की जरूरत है, जल्दी भेज देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो अब्बू ने आपको इतने पैसे दिए थे, अब दोबारा से? अरे मुझे इन सब से लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। नहीं, इस बार आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मैं। मेरे अब्बू पहले ही इतने पैसे दे चुके हैं आपको और अब उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने पहले ही आपके लिए बहुत कुछ किया है और अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने अब्बू से लीजिए। आयशा की ये सारी बातें सुनने के बाद आरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो आयशा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो लोग उसे काफी दिन तक खाना नहीं देते थे, उसे मारते थे, पीटते थे और जब वो अपने अम्मी अब्बू को कांटेक्ट करती थी तो उसका फोन तक छीन लेते थे। कुछ दिन तक अत्याचार सहने के बाद किसी तरह आयशा अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को अपनी हालत के बारे में सब बताती है। अब्बू, अब्बू, अम्मी, वो आरिफ मेरे साथ। आयशा बेटी, क्या हुआ? अब्बू आरिफ और उसके अम्मी अब्बू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे कमरे में बंद करके रखते हैं। बेटा तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे। एक दिन आरिफ को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। इसी बीच आयशा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस सब से भी आरिफ का दिल नहीं पिघला और उसने अपना अत्याचार जारी रखा, जिसकी वजह से आयशा का मिसकैरेज हो गया। जब आयशा के लिए बर्दाश्त की हद पार हो गई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, जिससे चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। वो लोग पहले से भी ज्यादा आयशा को टॉर्चर करते, साथ ही एक बार फिर उससे पैसों की डिमांड करते हुए आरिफ कहता है, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नहीं है मेरे अब्बू के पास पैसे, और आप खुद भी तो कमाते हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, उनका किराया आता है, आप अपने अब्बू से क्यों नहीं ले लेते पैसे? अगर पैसे ला सकती हो तभी इस घर में रह सकती हो, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। तो ठीक है, फिर मुझे भी ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ अम्मी अब्बू के पास। इतना कहकर आयशा अपने मायके लौट जाती है और लंबे समय तक आरिफ का इंतजार करती है और उसका एक जवाब नहीं आता। इस सब में 1 साल निकल जाता है और आयशा अहमदाबाद में ही एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर देती है, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई की भी शुरुआत करती है। इतना ही नहीं, वो बार बार आरिफ को फोन करती, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। और एक दिन बैंक से निकलने के बाद वो सीधे साबरमती रिवर फ्रंट पर चली जाती है और आरिफ को फोन करती है। आरिफ, मैं थक गई हूँ इन सब से, आगे कब तक यही सब चलता रहेगा? देख, दिमाग तो खराब कर मत, कुछ काम की बात करनी है तो बता। प्लीज आरिफ, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तुझे मरना है तो मर, और वहाँ मुझे अपना एक वीडियो बनाकर जरूर भेज देना। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। आरिफ का फोन काटने के बाद आयशा नदी के किनारे अपना एक वीडियो बनाती है, जिसमें वो कहती है, मैं 23 साल की आयशा आरिफ खान हूँ और आज मैं जो भी करने जा रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और मेरे डियर डैड, प्लीज केस वापस ले लीजिए। आखिर कब तक हम अपनों से यूं ही लड़ते रहेंगे? हम प्यार करते हैं आरिफ से, उन्हें परेशान थोड़ी ना करेंगे। और अब मैं सुकून से अल्लाह से मिलूंगी और पूछूंगी आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में, और अब कभी भी मुझे इन इंसानों की शक्ल ना दिखाए। पर मैं खुश हूँ आज के दिन, और मैं चाहती हूँ कि ये प्यारी सी नदी आज मुझे खुद में संभाले। अपना ये वीडियो बनाने के बाद आयशा इसे आरिफ को भेज देती है और सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू को कॉल करती है। अम्मी अब्बू, कहाँ है बेटा?
रिवर फ्रंट के पास। अच्छा, मैं अभी मोंटू को भेज रहा हूँ, तू वहीं रुक। सुनो आयशा, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अब्बू, मैं थक गई हूँ। मुझे बस पानी में कूदना है और कुछ नहीं। बेटा, तूने मेरी आज तक सारी बात मानी है, तो इस बार भी मान लेना बेटा, ऐसा कुछ मत करना और घर वापस आ जा। अपने अब्बू की ऐसी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचती है तो उसकी आंखों के सामने अपने ऊपर हुए अत्याचार और उसके अम्मी अब्बू का मासूम चेहरा आ जाता है और उसकी मुस्कुराहट आती है और वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। कुछ समय बाद जब उसके अम्मी अब्बू वहाँ पहुँचते हैं तो उसे सही सलामत देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और साथ ही वो लोग उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तू बस अपने बारे में सोच। अब कितनी बहादुर है तू। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और उस आरिफ को सजा दिलवा, ताकि आने वाले कल में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा करे तो उसे अंजाम का भी पता हो। हाँ अब्बू, आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया अब्बू, क्योंकि अगर आज आप लोग ना होते तो पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर बैठती। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुछ समय बाद पुलिस की मदद से आरिफ को उसके परिवार वालों के साथ गिरफ्तार करवा लिया जाता है और इतना सब होने के बाद आखिरकार आयशा को सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलता है। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और एक एनजीओ ज्वाइन करती है जहां वो अपनी जैसी औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है और उन्हें इंसाफ दिलवाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आयशा की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होता हो और वो इतने जुल्म सहती हो? तो दोस्तों, उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए और उसे समझाइए कि जान लेना किसी के लिए सही नहीं होता और उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलता। और इसी के साथ हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।